हाँ तो नमस्कार जी, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज आपका मंथन क्यूबी सीरीज के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। इसमें आप लोग का चैप्टर 3 होने वाला है, दो चल वाले रैखिक समीकरण, जो कि आपका एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका यह जो चैप्टर है, इसे प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में 20 से 22 प्रश्न नंबर के प्रश्न आपके आराम से पूछे जाते हैं, क्योंकि दो ठे सब्जेक्टिव और दो थे लघु उत्तरीय और दो ठे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक वर्ष इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की साले वीडियो में हम लोग इसका फुल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं तथा इसका ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले, जो कि 2011 से 2024 तक पूछे गए हैं। तो जो भी दोस्त साथी आपका इस वीडियो में नहीं जुड़ पाए अभी तक, उनके पास शेयर करके जोड़ दीजिए और उन्हें बताइए कि यह जो चैप्टर है आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की वाले वीडियो में इससे जितना भी तरह का क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से, वह सारा हम लोग कवर करने वाले हैं, एक ही वीडियो में आप लोग का कवर करने वाले हैं। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं उनको हम लोग बतला दें कि ये जो मंथन क्यूबी सीरीज है हमारा, यह मैथमेटिक्स एवं बिहार थी आप लोग का सिलेबस का हर सब्जेक्ट का, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ, सभी सब्जेक्ट का आप लोग का एक सीरीज है, जिसमें हम लोग का 2011 से लेकर के 2024 तक जितना भी आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उसको कवर करवाते हैं तथा कॉन्सेप्ट भी, टॉपिक भी क्लियर करवाते हैं। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें आप लोग का चर के बारे में हमने पिछली वीडियो में बतलाया था, इस पिछली चैप्टर में भी आप लोग को बतलाया था। चर वैसे मान को कहते हैं, चर मान जिसका मान बदला जा सके, मतलब कि ए बी सी से लेकर के एक्स वाई जेड तक, चूँकि इनके मान का परिवर्तन हो सकता है, इसे हम लोग चर कहते हैं। और अचर में आपका गिनती की संख्या 1 2 3 4 से अनंत तक आते हैं। तो इसमें आप लोग को मेनली चर के बारे में समझना है। जो भी चर दिया रहेगा उसका आप लोग को मान निकालना सिखाना है, ठीक। तो इसमें आपको यह जो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसे कहते हैं ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम चर की संख्या 2 हो, उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे, ठीक। तो इस चैप्टर में आप लोग को रैखिक समीकरण ज्ञात करने के लिए विभिन्न विधियों का हल करना है। तो इसमें आप लोग को मेनली दो विधि है, एक है ग्राफीय विधि, एक है बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इस बुक का, जिससे प्रत्येक वर्ष 5 अंकीय प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लस में आप लोग का एक रचना चैप्टर है, जिससे हर प्रत्येक वर्ष एक ठे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्लस में आपका जो बहुपद का भाग होता है, उससे भी एक प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो यह 3 टॉपिक पे हम लोग एक ठे सेपरेट वीडियो डाल देंगे आपको, जिसको आप लोग को क्योंकि यह लंबा टॉपिक है, आप लोग को ढंग से समझाना है, इसलिए हम लोग एक अलग से वीडियो में रचना समझाएंगे, आपको ग्राफीय विधि से हल समझाएंगे और बहुपद का भाग समझाएंगे। इसलिए आज की सवाल वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि से हल नहीं सीखने वाले हैं। आज की सवाल वीडियो में हम लोग बीजगणितीय विधि को कंप्लीट करेंगे। बीजगणितीय विधि के अंतर्गत आप लोग का प्रतिस्थापन आता है, विलोपन आता है एवं व्रज गुणन विधि आता है। इसमें आपका प्रतिस्थापन और विलोपन आसान है, व्रज गुणन थोड़ा सा टफ टॉपिक है, ठीक। तो यही आपका इस चैप्टर में मेनली है, ठीक। और इस चैप्टर में एक और चीज़ आप लोग का है, जिसके बारे में हम लोग बात करें, आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में आप लोग का, जो कि आपकी किताब का ही सारणी है 3.4। जब आप अपना सारणी देखिएगा तो इस सारणी को देख करके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस सारणी को आप लोग देखिएगा तो चलिए, इस सारणी यह अपने स्थान में बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है, जिसमें आप लोग का इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी के आधार पर कई प्रश्न भी आपका बन पाता है। तो चलिए इस सारणी को आप लोग को समझाते हैं। इसमें आप लोग सबसे पहले देखिएगा तो रेखा युग्म दिया गया है। रेखा युग्म का मतलब कि आप लोग का युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो यहाँ पे समीकरण का जोड़ा दिया रहेगा, जो कि इसी प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाता है। इसी में आप लोग का एक्स और वाई का मान ज्ञात करना रहता है, ठीक। तो इस साइड में आपका एक सेक्टर में रेखा युग्म दिया है, फिर आपका एक साइड में A1 और A2 दिया है। इसका आप जब रेखा युग्म देखिएगा तो इस रेखा युग्म में आप लोग देखिएगा तो इसमें x के बाद आगे एक कोई मान नहीं है, तो यहाँ पे एक छुपा हुआ है, यानी कि x A1 हो गया एक। और उसके बाद आप लोग देखिएगा तो A2 है आप लोग का -2, तो यहाँ पे A2 -2 दिया गया है। और C आप लोग का 0 है, तो यहाँ पे C आप लोग को 0 दिया गया है। इसी प्रकार से नीचे आप लोग देखिएगा A2 में, तो A2 का मान यहाँ पे आपको 3 है, तो यहाँ 3 दिया गया है। फिर Y2 का मान B2 का मान दिया गया है 4,
तो यहाँ भी आपका 4 दिया गया है। और आप C2 का मान देखिएगा तो -20 है, तो यहाँ भी आपका -20 दिया गया है। तो यहाँ पे A1 A2 B2 का तीनों का मान आप लोग को दिया गया है, जो कि आपको इसी प्रकार से समझना है। A1 A2 B2 और C2 किसे कहते हैं, तो x के आगे जो रहेगा वह A कहलाता है, या आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। तो पहला वाला A1 कहलाएगा और दूसरा वाला A2 कहलाएगा। उसी प्रकार से पहला वाला B1 कहलाएगा और पहला वाला दूसरा वाला B2 कहलाएगा। और C1 पहला वाला C1 कहलाएगा और दूसरा वाला C2 कहलाएगा। अब इनका आप लोग अनुपात जो भी दिया, ये अनुपात है, ये जो अनुपात है इसकी आप लोग को तुलना करना है। तो तुलना करने का मतलब है कि इन लोग को देखना है कि इन लोग कितना बराबर है और कितना बराबर नहीं है। तो आप लोग ये जो अनुपात इसमें देखिएगा तो यह तो पहला ही एक दूसरे के बराबर नहीं है, इक्वल टू नहीं है, ठीक। क्योंकि 1/3 इज नॉट इक्वल टू है -2/4। तो यहाँ पे लिखा गया है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस स्थिति में आप लोग का जो ग्राफ बन कर निकलेगा, जो ग्राफ आप लोग बनाइएगा अपने ग्राफ में, तो वह रेखाएं प्रतिच्छेदी करती हुई होंगी। प्रतिच्छेदी करती हुई कहने का आपका तात्पर्य है कि यदि आपका ग्राफ इस प्रकार से बनता है ना, तो आपका रेखा इस प्रकार से एक दूसरे को काटेंगी, कोई ना कोई बिंदु पे रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी ग्राफ के ग्राफीय निरूपण इसका होगा प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं। और इस चूँकि यह प्रतिच्छेदी करती हैं इसलिए इसे संगत भी कहा जाता है। तो यह आपको याद रखना होगा कि संगत किसे कहेंगे, तो जब A1 इज नॉट इक्वल टू B1 होगा, ठीक। और बीजगणितीय निरूपण यानी कि आप विलोपन से, प्रतिस्थापन से या व्रज गुणन विधि से करिएगा तो इसका केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा, केवल और केवल एक ही हल इसका प्राप्त होगा। तो बीजगणितीय विधि से आप लोग को हम लोग आगे बतलाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग जब दूसरी स्थिति को देखिएगा, यहाँ पे आपको 3 स्थिति दिया गया है कुल। तो पहला स्थिति आपको बतला दिया हमने कि आपकी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। तो ग्राफीय निरूपण उसका प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यह संगत होगा तथा इसका एक हल निकलेगा, ठीक। अब दूसरा स्थिति देखिएगा, तो दूसरा स्थिति में आप लोग का A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर। आप यहाँ देखिएगा तो 1/2 बराबर है, जो इसको भी काटिएगा तो 1/2 आएगा और इसको भी काटिएगा तो 1/2 आएगा। तो तीनों के तीनों तुलना करने पर बराबर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं संपाती होंगी। संपाती कहने से तात्पर्य है कि तो आप ग्राफ का इस प्रकार से ग्राफ होता है। रुकिए नेक्स्ट पेज में आपको समझाते हैं। यदि आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है तो संपाती कहने का आपका यहाँ पे तात्पर्य यही है कि यदि कोई रेखा इस प्रकार से आपका जाएगी तो दूसरी रेखा इसी के ऊपर से आप लोग का जाएगी, यानी कि संपाती इसी को कहते हैं, एक के ऊपर एक रेखाएं जाएंगी, ठीक। और प्रतिच्छेदी तो हमने आपको बतला दिया कि ग्राफ इस प्रकार से आपका हो गया ग्राफ, तो इसमें एक ठे इस प्रकार से जाएगा और एक ठे इस प्रकार से रेखाएं जाएंगी, ठीक। तो जब आपका तीनों A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होगा तो ग्राफीय निरूपण में यह संपाती रेखाएं होंगी तथा इसका भी हल संगत हल होगा, क्योंकि इसका कोई ना कोई हल निकलेगा, अर्थात इसका भी संगत हल होगा। और इसका बीजगणितीय निरूपण अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि जब आप ग्राफ में देखिएगा, इस ग्राफ में तो आप देखिएगा तो यह सीधा का सीधा चलते ही जा रहा है आगे में, इसका कभी अंत होगा ही नहीं। यानी कि जितना आप इसका हल निकालना चाहेंगे यह उतना ही हल इस प्रकार से निकलते जाएगा, जिसे हम लोग आगे बतलाएंगे, ठीक। तो बीजगणितीय विधि से जब रेखा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होगा तब यह बीजगणितीय रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और तीसरा स्थिति आप लोग का है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब कि पहला और दूसरा मैच करेगा लेकिन तीसरा मैच नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति को समांतर रेखा कहेंगे। मतलब आपका जो ग्राफ बनेगा, आप लोग का जो ग्राफ बनेगा उसमें जो रेखाएं होंगी, एक ठे रेखा यहाँ से जाएगी तो एक रेखा यहाँ से जाएगी, दोनों एक दूसरे के समांतर जाएगी। तो यदि यह कहीं मिलेगी नहीं तो इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। यानी कि आप देखिएगा तो यह बीजगणितीय विधि से इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा और ये असंगत हो जाएगा। तो यह आपको समझ में नहीं आया होगा, हमें पता है ये आपको समझ में नहीं आया होगा। तो आपको फिर से हम लोग समझाते हैं इस स्थिति को लगा कर। तो चलिए एक बार और आपको इसको समझाते हैं। देखिए आप लोग को इधर कुछ नहीं ध्यान देना है, यह आप लोग का एग्जाम्पल दिया गया है। आप लोग को मेन ध्यान देना है तुलना पे, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण, इन चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है।
सबसे पहले आप लोग को बतलाया जाएगा कि यदि आपका स्थिति कुछ इस प्रकार से आता है, मतलब कि पहली संख्या ही दूसरी संख्या के बराबर नहीं आएगी, तब आपका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ पहली स्थिति में आप लोग का बनेगा प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कहने से तात्पर्य है कि ग्राफ कुछ इस प्रकार से आप लोग का बनेगा जो का एक बिंदु पर मिलेगी। यदि यह एक बिंदु पर मिलेगी यानी कि इसका एक हल होगा। ठीक, इसका एक हल होगा और इसका एक कम से कम एक हल हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग संगत कहेंगे, इसका संगत हल होगा। ठीक, ऐसा स्थिति कब होगी? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, मतलब एक भी मैच नहीं करेगा तब। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग दूसरी स्थिति के बारे में। दूसरी स्थिति में आपको बताया जाए कि तीनों मैच करेगा। यदि तीनों मैच करेगा तो आपका ग्राफ जो होगा उसका ग्राफ एकदम संपाती होगा, मतलब एक के ऊपर एक ठे जाएगा। यदि एक के ऊपर एक जाएगा तो आप जितना मन करे इसका उतना हल निकाल सकते हैं, यानी कि आपका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अब चूंकि इसका हल निकल रहा है इसलिए यह भी आपका संगत हल कहलाएगा। ठीक, दो स्थिति आपने समझ लिया। और तीसरा स्थिति को अपवाद कह सकते हैं आपका, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होता है। क्योंकि यदि जो ग्राफ बनेगा वह एक दूसरे के समांतर होगा, यह रेखाएं कभी मिलवे नहीं करेंगी आपस में ज़िंदगी में, तो फिर यह इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अर्थात जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, मतलब पहला दूसरा मैच करेगा लेकिन तीसरा मैच नहीं करेगा, तब उस स्थिति में ग्राफ आपका समांतर रेखा बनेगा और समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो आपका यही आपका इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है। बाकी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको इस यह वीडियो इसीलिए बनाया ही गया है। अब हम लोग आपका लगाते हैं आप लोग का क्वेश्चन क्यूबी, यानी कि क्वेश्चन बैंक फ्रॉम 2011 से लेकर के 2024 तक इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को आपके सामने हम लोग लेकर के प्रस्तुत होते हैं। तो देखिए आप लोग का इस पहला जो चैप्टर, इस चैप्टर से पूछा गया पहला जो प्रश्न है 2011 का यह प्रश्न है आप लोग का। तो देखिए इस चैप्टर से आप लोग का 2011 में कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। चूँकि एक ठे प्रश्न आप लोग का ग्राफ से पूछा गया है, हमने आपको बतलाया कि ग्राफ से एक प्रश्न आप लोग का 5 नंबर का प्रत्येक वर्ष पूछा गया है। तो हमने ग्राफ आपको पढ़ाया है नहीं, इसलिए हम आपको ग्राफ वाला नहीं क्वेश्चन बतलाएंगे। उसके लिए जो सेपरेट वीडियो आएगा उससे हम लोग बतलाएंगे। तो जब आपको सेपरेट वीडियो चाहिए होगा ग्राफ पे, जब आपको लगेगा कि हमको ग्राफ पढ़ना है, तब आप हमें कमेंट करिएगा तो आपको मिल जाएगा। ग्राफ का वीडियो हम लोग बना लेंगे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ग्राफ के वीडियो के बारे में। तो आप लोग का 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक थे ग्राफ से है। एक और जो क्वेश्चन है आपका, यह थोड़ा सा आप लोग को समझने वाला क्वेश्चन है। आप लोग का क्वेश्चन करा कि ऋषभ धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर नाव चला सकता है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। उसका स्थिर जल में नाव चलाने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो यहाँ 2 शब्द दिया गया आप लोग का, अनुकूल और प्रतिकूल। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? तो देखिए अनुकूल का अर्थ होता है अनुकूल, अनुकूल मतलब कि साथ साथ। यहाँ पे कह रहा है धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के साथ साथ धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और प्रतिकूल यानी कि धारा की दिशा के विपरीत, धारा की दिशा के विपरीत। तो अनुकूल और प्रतिकूल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि धारा के दिशा में चल रहा है यानी कि अनुकूल होगा, और धारा की दिशा के विपरीत चल रहा है यानी कि प्रतिकूल होगा। अब आप लोग को यहाँ पे समझना है इस क्वेश्चन को और उसके बाद इसका समीकरण बनाना है। सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है ऋषभ धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। धारा के अनुकूल 2 घंटों में 20 किलोमीटर नाव चला सकता है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। ठीक, तो उसका नाव चलाने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। तो 2 चीज़ आप लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों चीज़ को मान लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग का नाव चलाने की चाल जानना है। तो नाव की चाल आप लोग लिखेंगे कि नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और एक और चीज़ मानना है आप लोग को धारा की चाल। तो दूसरा मानेंगे हम लोग और करके, और धारा की चाल, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यह 2 चीज़ हम लोग मान लेते हैं। अब आप लोग को समीकरण बनाना है, क्योंकि यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 2 समीकरण आप लोग को यहाँ बनाना जरूरी है, तभी जाके आप प्रश्न को बना पाइएगा।
तो सबसे पहले जो कह रहा है उसको हम लोग को समझना है, उसी के आधार पर आप लोग को एथी बनाना है समीकरण। तो आपको आगे लिखना होगा प्रथम कथानुसार। एग्जाम में किस प्रकार से लिखना हो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को लिखना होगा प्रथम कथनानुसार। कथनानुसार, प्रथम कथनानुसार यानी कि पहला कथन जो कह रहा है उसके अनुसार क्या है। ठीक, तो पढ़िए आप लोग का पहला कथन क्या कह रहा है। पहला कथन आप लोगों को कह रहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चला सकता है। धारा के अनुकूल 2 घंटों में 20 किलोमीटर चला सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को अनुकूल और प्रतिकूल में मानना होगा। तो इस आप लोग को सबसे पहले, चूंकि यहाँ पे हमने आपको धारा का मान माना है, नाव की चाल माना है x और धारा का चाल माना है y। तो धारा के अनुकूल कर रहा है, चाल धारा के अनुकूल यानी कि x प्लस वाई। अनुकूल मतलब कि जिस दिशा में नाव चला रहा है, जिस दिशा में नाव चला रहा है उसी दिशा में उसका धारा भी भरा है, यानी कि दोनों साथ में ऊर्जा लगा रहे हैं, यानी कि दोनों का ऊर्जा प्लस होगा। ठीक, यहाँ पे प्लस होगा तो x प्लस वाई आप लोग का हो जाएगा क्या, तो धारा का अनुकूल। ठीक, तो धारा का अनुकूल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलाएगा। और धारा के प्रतिकूल की बात करें तो प्रतिकूल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएगा। चूँकि धारा के प्रतिकूल में यह दोनों एक दूसरे के विरोध में चलाएंगे। धारा जब इस दिशा में बह रही है तो वह इस दिशा में चलाएगा, यानी दोनों का ऊर्जा का माइनस होगा, यानी कि प्रतिकूल में आप लोग का x माइनस वाई किलोमीटर और थी अनुकूल में x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब जाके आप लोग को लिखना है प्रथम प्रश्न से लिखना है आप लोग को, प्रश्न से। तो प्रश्न से आप लोग का पहला कथन में कह रहा है कि आप लोग का धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलाता है। धारा के अनुकूल मतलब x प्लस वाई। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि चाल बराबर आप लोग का आता है दूरी बट्टा समय। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग का चाल क्या है, तो x प्लस वाई है, x प्लस वाई आप लोग का 4 बराबर दूरी आप लोग को दिया गया है 20 किलोमीटर। आप देख सकते हैं दूरी 20 किलोमीटर दिया गया है और घंटा समय 2 घंटा दिया है, यानी कि आप लोग का दूरी हो जाएगा 20 और समय हो जाएगा 2। ठीक, इस प्रकार से आप लोग इसे लिख दीजिएगा। अब चूँकि आप लोग का 2 से 20 कट जाएगा तो इसको हम लोग इधर इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो आप लोग का चूँकि 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, तो आप लोग का पहला समीकरण हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। यह आप लोग का समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से आप लोग का समीकरण दूसरा बनाना है, तो आपको लिखना होगा द्वितीय कथनानुसार, दूसरे कथन अनुसार। दूसरा कथन आप लोग जब देखिएगा, दूसरा कथन आप लोग का कह रहा है कि चाल धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चलाता है। तो धारा के प्रतिकूल यानी कि आप लोग का चाल हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2 घंटे में आप लोग का कितना चला रहा है, तो 4 किलोमीटर, यानी कि दूरी आपका 4 हो जाएगा और समय आपका हो जाएगा 2 घंटा। तो यह कट जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा। तो दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। तो यह होगा आपका दूसरा समीकरण। पहला समीकरण आप लोग देखिएगा, पहला समीकरण आप लोग का है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। अब आप लोग को करना यह रहता है, हम लोग इस प्रश्न का हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले कोई भी एक समीकरण का x मान निकाल लेना रहता है और उसको समीकरण 2 में बैठा करके अन्य समीकरण में बैठा करके और फिर उसका y का मान निकालना रहता है। तो किस प्रकार से करना है, हमको ये करना है। तो समीकरण 1 से हम लोग निकाल रहे हैं, तो इधर आप लोग को लिखना होगा, आगे आप पेज में हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 1 समीकरण 1 हमने क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 10। ठीक, तो यह जो प्लस y में है इधर जाएगा तो ये माइनस y में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 10 माइनस वाई। इसका आप लोग का x का मान आ गया। अब ये जो x का मान है इसको हम लोग को समीकरण 2 में बैठाना है। तो आप लोग को अगला पेज में लिखना होगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में आप लोग को रखना है। ठीक, तो समीकरण 2 हमारा क्या है कि x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ x की जगह पे हम लोग x का मान रख लेंगे। तो x का मान हमारा क्या प्राप्त हुआ है, x का मान प्राप्त हुआ है 10 माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10 माइनस वाई बराबर 2। ठीक, अब यहाँ पे यह जो 10 यहाँ प्लस में है, इधर इस प्रकार इस साइड जाएगा तो यह माइनस में 10 हो जाएगा और यह माइनस वाई है, माइनस वाई है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस
2y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करके, और बराबर इसको जब आप माइनस करिएगा 2 में से 10 तो आप लोग को आ जाएगा -8, -8। तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा -2y बराबर -8। अब ये -2 से -8 कट गया तो y बराबर आप लोग का आ जाएगा 4। ठीक, अब y बराबर चूँकि 4 आ गया और x का मान दिया है आप लोग का, x का मान दिया है y -2। तो आप लोग को करना ये है, x का मान आप लोग को हमने क्या निकाला था देख लेंगे हम लोग एक बार कंफर्म होने के लिए। तो x का मान निकाले हम लोग 10 - y, तो y का मान आप लोग को कितना आया है 4। तो x बराबर 10 - 4, तो x बराबर आप लोग का आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से आप लोग का दोनों का हल निकल गया। एक ठे आप लोग का आ जाएगा x बराबर आ गया 6 और y बराबर आप लोग का आ गया 4। अब यही आपका आंसर नहीं हुआ, चूँकि आप लोग का हमने आंसर आप लोग का यही हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कुछ चीज़। हमने आप लोग को माना था कि नाव की चाल को x माना था और x का मान आप लोग का कितना आया है, तो x का मान आया है 6। यानी कि आप लोग को लिखना होगा कि अतः नाव की चाल बराबर 6, वह नाव की चाल बराबर 6 और उसके बाद वह धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। तो इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को हल कर लेना है। तो 2011 का हमने एक प्रश्न हल कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले वर्ष के प्रश्नों की ओर। आपका अगला जो प्रश्न संख्या कह रहा है यह 2011 का प्रश्न है, 2012 का प्रश्न है। 2012 में भी 2 प्रश्न पूछा गया इस चैप्टर से, एक ठे ग्राफ से और एक ठे आपका अन्य प्रश्न। तो यह भी आपका लॉन्ग आंसर प्रश्न में पूछा गया है। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है और अंश और हर में 3 जोड़ने पर वह 5/6 हो जाता है तो भिन्न ज्ञात करना है। तो इसको भी पिछले वाले प्रश्न की तरह आप लोग को मानना होगा। तो भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न यानी कि अंश और हर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। अंश ऊपर वाले को कहते हैं और हर नीचे वाले को कहते हैं। तो प्रथम इसका कथन का क्या कर रहा है आपका, प्रथम कथनानुसार पहला कथन आप लोग का कह रहा है इस प्रश्न में, पहला कथन कहना है कि अंश और हर में दोनों को 2 जोड़ना है आप लोग को, अंश और हर दोनों में, यानी कि x + 2 करना है और बट्टे y + भी आप लोग को 2 करना है। तो तब आपका बन जाता है 9/11, 9/11। अब आप लोग को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा, तिरछा तिरछी गुना। तो 11 से x करिएगा तो आपका आएगा 11x प्लस 11 से 2 करिएगा तो आपका आएगा 22 और बराबर y 9 से गुना करिएगा y का तो आपका आएगा 9y और प्लस 9 को गुना करिएगा 2 से तो 9 दूनी 18 आएगा। ठीक, अब इसके बाद आप लोग को करना है, अगले पेज में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का क्या कितना चीज़ आया है, 11x + 22 बराबर 9y + 18। क्या आया था आप लोग का, तो आया था आप लोग का 11x + 22 बराबर 9y + 18 प्लस 22 बराबर 9y + 18। ठीक, अब इसके बाद आप लोग को करना क्या है कि यह जो आपको x और y है इसको साथ में कर लेना है और ये जो 22 और 18 इसको साथ में कर लेना है। तो 11x यह प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा -9y बराबर आपका यह जो 18 है, 18 अपने जगह पे रहेगा, यह 22 प्लस में है, यह माइनस में आ जाएगा 22। ठीक, अब यहाँ 11x - 9y उसी प्रकार से रहेगा, बराबर में आप लोग का ये जो 18 है, 18 में से आप लोग जब -22 करिएगा तो आपका हो जाएगा यह -4। तो इस प्रकार से आप लोग का इसका एक ठे समीकरण बन गया। प्रश्न को हल करने के लिए आपको 2 समीकरण की आवश्यकता होती है, तो आप लोग का एक समीकरण का निर्माण हो चुका है। अब आप लोग को दूसरा समीकरण बनाना है, यानी कि आप लोग को लिखना होगा दूसरे कथन अनुसार। दूसरे कथन से भी आप लोग लिख सकते हैं। दूसरे कथन में आप लोग को क्या कर रहा है, तो देखिएगा तो आपको दूसरा कथन में कर रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है और 5/6 आ जाएगा। तो चलिए अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं। तो अंश आप लोग का x + 3 और हर है y + 3, दोनों में 3 जोड़ने पर आप लोग का समीकरण क्या प्राप्त हो रहा है, तो समीकरण प्राप्त हो रहा है 5/6। ठीक, इसमें भी आप लोग को तिरछा तिरछी गुना करना होगा। तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो आपका आएगा 6x + 6 × 18
और बराबर 5y प्लस 5 3 15। इसमें भी आप लोग को xy को एक जगह और 18 15 को एक जगह लाना होगा। तो 6x माइनस 5y हो जाएगा बराबर 15, और ये जो प्लस में 18 है उधर जाएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। ठीक, तो और बराबर करिएगा तो ये जो 6x माइनस 5y है वो उसी जगह रहेगा, 6x माइनस 5y बराबर, और 15 में से 18 जाएगा माइनस में आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा -3। तो इस प्रकार से आप लोग का समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया और समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। अब आप लोग को प्रतिस्थापन विधि या कोई भी विधि से इसका हल करना होगा। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए आपको पहले x का मान लेना होता है। तो यहाँ से हम लोग x का मान लेंगे। तो आप लोग को x बराबर आएगा, x बराबर -4 और प्लस 9y बट्टे में 11 आप लोग का आ जाएगा। ठीक, x का मान आप लोग का इतना आ जाएगा। अब यह जो x का मान है इसको हम लोग को समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो हम लोग को लिखना होगा आगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में आप लोग को रखना है। x का मान क्या है आप लोग को देखिएगा, तो x का मान है -4 प्लस 9y बट्टे 11। x का मान आप लोग का है, x का मान आप लोग लिखेंगे -4 बट्टे प्लस 9y बट्टे 11 है। तो इसमें आप लोग का जो समीकरण 2 है इसमें आप लोग को x की जगह पे रख लेना होगा। तो समीकरण आपका 2 है 6x, तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले लिखना होगा 6 इंटू, अब उसके बाद x का मान रखते हैं हम लोग। x का मान हम लोग का कितना आया, तो -4 प्लस 9y बट्टे 11 क्या है आपका -4 प्लस 9y बट्टे 11। अब इसके बाद क्या है आपका समीकरण 2 में, तो इसके बाद समीकरण 2 में आप लोग का इसके बाद है -5y बराबर -3, माइनस या माइनस आप लोग का -5y बराबर -3। अब आप लोग को यहाँ पे बट्टा पक्का माइनस घटाव करना होगा। तो 11 एलसीएम आ जाएगा आप लोग का, यह 6 से 4 गुना होगा तो -24 आएगा, और फिर 6 से 9 गुना होगा तो प्लस 9 6 या 54 आएगा 54y, और प्लस में आप लोग का आ जाएगा यहाँ पे 11 5 55 आ जाएगा, माइनस में 55 y बराबर -3 आ जाएगा। इतना आप लोग का यहाँ पे आ गया। अब आप लोग को ये जो 11 है इसको -3 से गुना करना है। तो चलिए आप लोग का 11 इसको करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा, ये जो आप लोग का 11x है, 11 जो है आप लोग को इसको इधर भागा में गुना में भेजेंगे तो इंटू में आप लोग का 11 हो जाएगा, और ये जो आप लोग का माइनस में 24 है इसको यहाँ पे प्लस में भेजेंगे तो फिर यहाँ पे चूँकि ये 33 हो जाएगा, 33 प्लस आप लोग का हो जाएगा 24। अब यहाँ पे माइनस पहले से है यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तब आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा -9 निकल के आ जाएगा एक साइड में। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो -54y है और प्लस 55y है, यानी कि यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा -y बराबर आप लोग का आएगा -9। तो माइनस माइनस कट गया यानी कि y बराबर आप लोग का 9 निकल करके आ गया। अब आप लोग को x का मान हमने जो बनाया था, x के लिए समीकरण एक है, x के लिए समीकरण हमने कहाँ बदलाया था भाई, ये भाई भाग ले, हाँ क्या है x का समीकरण हम लोग जो बनाया है इसमें y का मान रख देते हैं। तो y का मान आप लोग का आया है 9, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को -4 का -4 छोड़ देंगे, -4 का -4 छोड़ देंगे, और प्लस 9 9 जो 81 होगा, 81 बट्टे 11। अब यहाँ घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 77 आप लोग का आ जाएगा, और बट्टे में आप लोग आएगा 11, तो 11 बट्टे 11 के 77 7 बार में आएगा, तो x बराबर आप लोग का आ जाएगा 7। तो अब हमने क्या माना था स्टार्टिंग में भाई, तो हमने माना था कि अंश बराबर x माने थे, तो x आ गया आपका 7, और हर माना था y, तो y आपका हो गया 9, यानी कि आप लोग का जो भिन्न ज्ञात करने को करा था, तो अतः आप लोग का भिन्न आ जाएगा 7/9। तो इस प्रकार से आपको सारे प्रश्न को हल करना है। अब हम आपका उत्तर सब का दिखला देते हैं, समझा देते हैं, क्योंकि इस प्रकार से बनाने में आप लोग को बहुत ही समय उस प्रकार से बचेगा। आपका अगला जो प्रश्न है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश और हर को में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसमें 8 जोड़ दिए, हर में 8 जोड़ दिए जाते, तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले आपको मान लेना है अंश और हर x और y है, तब आपका जो भिन्न होगा वह x/y होगा। पहले कथन से आप लोग का पहला कथन क्या कर रहा है कि 1/n हो जाएगी जब
1/3 हो जाएगी अंश और हर भिन्न जब उसके अंश में 1 घटाया जाए, यानी कि हम लोग का हर उसी प्रकार से छोड़ देना है, केवल अंश में 1 घटा देना है, तब आपका 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तब आपका 3 × x हो जाएगा 3x माइनस 3 × 1 हो जाएगा आपका 3 बराबर 1 y का y हो जाएगा। और जब इसको y को आप लोग इधर लाइएगा तो आपका हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर आपका दूसरे कथन से आप लोग को कह रहा है कि आपका हर में 8 जोड़ना है, यानी कि अंश में कुछ नहीं करना है। तो अंश x का x रहेगा, खाली आपको हर में 8 जोड़ देना है, तब वह 1/4 हो जाएगा। तो उस प्रकार से आपका 4x बराबर y प्लस 8 हो जाएगा। समीकरण आप लोग का 4x माइनस y बराबर 2 हो जाएगा। अब आप लोग को समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना होगा, तब आपका x बराबर 5 आएगा और समीकरण 1 का मान रखेंगे इतना में, तब आप लोग का 5/12 इस पूरा भिन्न आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको पूरा इसका हल करना है। बाकी आपको नोट्स में इसका पूरा मिल जाएगा A to Z क्वेश्चंस तथा आंसर। तो सारा का सारा आपको नोट्स पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यह कुछ ज़रूरी काम होने से पहले होने के कारण हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग का जितना भी यह क्वेश्चन है 2023 में, जितना भी क्वेश्चन आप लोग का 2011 से 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर 3 से, हम वादा करते हैं कि आपको नोट्स ज़रूर मिलेगा। आप केवल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारा इंस्टाग्राम आईडी के लिंक से जाइए, हमें फॉलो करके मैसेज करिएगा। नोट्स तो आपको हर एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। यह क्लास बहुत ही गंदा क्लास था और बहुत ही छोटा क्लास था, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आपको हम तहे दिल से सॉरी कहते हैं, क्योंकि यह क्लास बहुत ही छोटा क्लास हुआ और आपको पूरी तरह से हम अपना 100% नहीं दे पाए, तो इसके लिए माफ़ करिएगा। और कल का वीडियो में हम लोग आप लोग जरूर जुड़िएगा। कल किस टॉपिक पे वीडियो होगा उसका हम लोग आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको बतला दिया जाएगा कि किस भी टॉपिक पे कल वीडियो आएगा, किस सब्जेक्ट पे आपका कल वीडियो आने वाला है। तो आज की इस क्लास के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, कृपया हमें माफ़ कर दें और चैनल पर जो नए हैं उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। इस एक वीडियो से आप हमारे सब्सक्राइबर्स को नहीं काट सकते हैं, हमारा अन्य वीडियो देखिएगा तो इतना बढ़िया से आपको समझाया जाता है। और यह एक पहला वीडियो था जिसमें थोड़ा हमसे मिस्टेक हुआ है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।